18 x आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड x इज एन इंटीजर, यानी x की वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी, दशमलव में नहीं होगी। इंटीजर का मतलब ये हुआ पूर्णांक है, यानी पूर्ण अंक है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ट्रेंड में है पिछले 1-2 सालों से। खाब जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सीपीयू में लगातार इससे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और 2024 वाला देखोगे तो जिस कॉन्सेप्ट पे ये सॉल्व होने वाला है, उस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन सीपीयू 2024 के टियर 1 में पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सीपीयू की भी वीडियो देखोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियो देखो या किसी की वीडियो ही देखो, मैं ये कहता हूं कि आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। वीडियो मैं किसी की भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको जो अच्छा लगे, जिनका आपको वीडियो या फिर तरीका पसंद आता है, आप उनकी वीडियो को फॉलो कीजिए, उनके चैनल को फॉलो कीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपके हित में है, ना कि मेरे या फिर किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल या फिर किसी टीचर के पक्ष में बात है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है, मैंने कई बार बताया भी है कि एक ट्रायंगल में मान लो तीनों साइड अगर ए बी सी है, तो किसी भी एक पार्टिकुलर साइड के लिए, जैसे मैं बी की ही बात करूं, तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बी की वैल्यू ए माइनस बी से बड़ी, देखो सॉरी, बी की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो अब बी को भूल जाओ आप, और बी को भूलने के बाद बचता है ए और सी, तो बी की वैल्यू ए और सी के डिफरेंस से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा ए और सी के सम से, यानी कि बाकी के दो भुजाओं के योगफल से इसकी वैल्यू छोटी होगी, लेकिन उनके अंतर से बड़ी होगी। जैसे अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहां पर ये कह रहा है कि एक साइड है 6, एक साइड है 18 और एक है x। अब x की वैल्यू की मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू दोस्तों 18 और 6 के डिफरेंस, यानी कि 12 से तो बड़ी होगी, लेकिन छोटी होगी इनके सम से, यानी कि 18 और 6 24 से छोटी होगी। तो ओवरऑल वैल्यू ये हुई। अब बात ये निकला कि x की वैल्यू जो होगा वो 12 को छोड़ दो और 24 को भी छोड़ दो, यानी कि 11 से लेके 23 तक इसकी वैल्यू होगी। सॉरी 11 बोल रहा हूँ, 13, 12 के बाद 13 से लेके 23 तक। तो 13 से लेके 23 तक कितनी संख्याएं होंगी, 11 संख्याएं होंगी, इसका मतलब 11 इसका। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2024 के टीयर 1 में पूछे गए थे, यानी कि सीएचएसएल 2024 के प्री एग्जामिनेशन में जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि सीएचएसएल का एग्जाम जुलाई 2024 में आयोजित किया गया है। पूरे 36 शिफ्टों में एग्जाम को कवर किया गया है, और पूरे 36 शिफ्ट में आपके ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन की संख्या अगर आप पूछोगे तो ये 100 प्लस है। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 प्लस है, तो जाहिर सी बात है कि ज्योमेट्री के कई सारे पार्ट बन सकते हैं। इट में भी कि जो वीडियोज आएंगे ज्योमेट्री की, वो 3-4 या 5 पार्ट में भी हो सकता है, क्योंकि जनरली मैं एक वीडियो में 20 से 25 या फिर 30 क्वेश्चन तक कवर करता हूँ, ठीक है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं या फिर अपलोड करूं, उसकी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से रन किया जाता है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास के बाद हम पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, एनके मैथ्स मेरी आईडी है। अब बढ़ते हैं आगे। सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में लिखे मिलेंगे, और एज इट इज पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर जाइएगा। और इससे पहले मैंने अभी ट्रिगो, आपको बता दूं मैं, इससे पहले ट्रिगो की वीडियो मैंने अपलोड करी थी, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको लोग उस पर दिखाए हैं। और अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स बना रहा तो जरूर मैं सारे जो चैप्टर वाइज सोल्यूशन है सीएचएसएल का, मैं जल्द ही कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले एडवांस में कंप्लीट कर रहा हूं। काफी लोग एलजेब्रा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एलजेब्रा की जो क्वेश्चंस हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम देखने को मिले हैं इस बार, इसलिए मैं एलजेब्रा को लास्ट में सॉल्व करने की सोच रहा हूं। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और देखो ये बात ध्यान रखो, मैंने ट्रिगो की वीडियो में भी ये कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि एडवांस पोर्शन ऐसा है जहां पर आपके थ्योरीज और फॉर्मूला जो हैं इंपॉर्टेंट, वो पहले से ही क्लियर रहने चाहिए, यानी कि बेस आपका क्लियर रहना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा सोचते हो कि डायरेक्ट आएंगे और इनके मैथ्स की वीडियो देखेंगे और सारी चीजें समझ आ जाएंगी, तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है मुझे, क्योंकि जब तक आपके बेस क्लियर नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं है, आपको थ्योरम्स नहीं पता है, आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है, तो आप समझ पाने में भी आपके लिए काफी मुश्किल होगी, और आपको लगेगा कि वीडियो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर से कम बेसिक जो थ्योरम्स और फॉर्मूलाज होती हैं आपकी ज्योमेट्री की, वो जरूर से पढ़ के और उसके बाद ही आप वीडियो को देखें।
पहला क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स इज 40 डिग्री द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ। कहने का मतलब क्या है इसका? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा हो तो जरूर आपको पता होगा। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, मैं कलरफुल बनाना चाहता हूं, इसलिए इसका कलर मैं यहीं के यहीं चेंज कर देता हूं। ठीक है, मान लो ये अपने पास है एक ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस किसको बोलते हैं दोस्त? आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसके दो कोण और दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो इक्वल साइड्स हैं या फिर इक्वल साइड के बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री है। यानी कि इसमें अगर मैं बोलूं दोस्तों कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के बीच का जो एंगल है यानी कि कोण है, ये 40 डिग्री का है, बराबर भुजाओं के बीच का कोण। अब ये कह रहा है कि बाकी के जो दो दो कोण बचते हैं ना, उनके बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक, उनको बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, उनके बीच में क्या कोण बनेगा। अब देखो, इसका बाइसेक्टर ये लाइन में मानता हूं और ये लाइन इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का बेसिकली मीनिंग है जो इस एंगल को बराबर भागों में बांट रहा है लाइन, वो बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, और ये मान लो पॉइंट ओ पे मिल रहा है। अब ये है आपके पास ए, ये बी और ये सी, और आपसे एंगल बी ओ सी पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या रही होगी। बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको पहले भी पढ़े होंगे। देखो, और भी इसके तमाम तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि जब भी आपको इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर्स किसी पॉइंट पे मिलते हैं त्रिभुज के अंदर, ठीक है, तो उस एंगल का वैल्यू होता है, यानी कि एंगल बी ओ सी का जो मान आएगा ये कितना होगा, 90 प्लस ए बाई 2। अब ये ए कौन सा एंगल है, ध्यान रखना है, जो हम इंटरनल एंगल बता रहे हैं यानी कि हम इस एंगल की वैल्यू बता रहे हैं ना, तो इसके अपोजिट साइड में यानी कि इसके पिछले हिस्से में जो भी यहां पर कोण होगा उसी का आधा लेना है। तो आप बोलोगे 90 और प्लस ए 40 था, तो 40 का आधा 20, यानी कि ये 110 डिग्री बनता है, जो कि ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है कलर, तो इस कलर को इस्तेमाल करें। चलो ये ठीक है। अब अगला सवाल है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, ये आपको पता होगा। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता है कि इसमें अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी का स्क्वायर जो होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। बस यही आपको चेक कर लेना है। और बेसिकली अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हो तो आप वहां से भी पकड़ सकते हैं। जैसे कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स मैं लिख देता हूं। जैसे एक है 3 4 5। अब ध्यान रखना, अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है तो इसके मल्टीपल यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। ये सारे भी ट्रिपलेट्स होंगे। अगर मैं इनको हाफ कर दूं, यानी कि ये 1.5, ये 2 और ये 2.5, तो ये भी एक ट्रिपलेट ही होगा। तो सबसे पहला 3 4 5 आता है, दूसरा आपका है 5 12 और 13 का। फिर तीसरा जो आप याद रख सकते हैं ये है आपका 7 24 और 25 का। चौथा है 8 के साथ 8 15 17। फिर ऐसे ही है 20 21 और 29 का। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब देखो, ये 3 है, ये 7 है, ये 10 है। पहले हम ट्रिपलेट ही ढूंढेंगे कि क्या कोई ट्रिपलेट इसमें मिल रहा है। जैसे ऑप्शन सी को आप देखोगे, और ये कैसे पता चलेगा, आप काट के चेक कर सकते हैं। जैसे ये तो किसी से नहीं कट रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दो। 5 12 13 होता है, 11 13 तो होता ही नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखो 4 कॉमन है, 4 जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो इस वाले में 4 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये बनेगा 3, और ये 4 चौके 16 और ये 5 चौके 20, तो 3 4 5 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी पाइथागोरस आप यूज कर ही सकते थे। अब आते हैं अगले सवाल पर। ये कह रहा है कि एल एम आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली। अब बी सी आपको दिया है, एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है, आपको लेंथ बतानी है एल एम की। तो पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। जैसे एक ट्रायंगल हो गया अपने पास ये, जिसका नाम बोला गया है कि एल एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, यानी कि ये ए बी सी हो गया।
ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है एल और ए सी का मिड पॉइंट है एम, यही बात है। अब यहां पर बोला गया है, पहले इनको हम मिलाते हैं। क्यों मिलाया? क्योंकि यहां पर बोला गया है कि एल एम जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो हम एल और एम को मिलाएंगे तभी तो एल एम एक लाइन मिलेगी। तो एल एम को पैरेलल बता दिया गया बीसी के, ठीक है। और ये कह रहा है बीसी की वैल्यू है यहाँ पर 18 और हमसे एल एम की वैल्यू पूछी गई है। बहुत आसान सवाल है, अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा हो। मैंने क्यों स्टार्टिंग में बोला कि आपको बेसिक्स थ्योरम्स पता होनी चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम अब जैसे मैं लगाऊं और आपको पता चले कि आप जानते नहीं है कि क्या होता है। मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके बेस के या फिर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए जो कि शेष जो दो भुजाएं बचती हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हो, तो ऐसे केस में सबसे पहला चीज तो ये आता है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए एल और एम ये सिमिलर होता है ट्रायंगल ए बी सी के। ये पहला केस है, तो सिमिलरिटी के सारे रूल लग जाएंगे। और दूसरा केस की एल एम की जो वैल्यू आएगी वो बीसी की आधी आएगी। और ये केवल एल एम के लिए नहीं है, ऐसे ही अगर आप ए एल की वैल्यू निकालोगे तो ए बी की आधी और ए एम की वैल्यू जो होगी वो हाफ ऑफ ए सी होगी। तो यहां पर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बीसी 18 है तो इसका हाफ 9 होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें, एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं 3 4 और 5 है। अब 3 4 5 देख के आपको पता लगना चाहिए कि ये ट्रिपलेट्स हैं, यानी कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 5। यानी कि ये कह रहा है कि वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है। और किस पर परपेंडिकुलर डाला गया है? जो 5 सेंटीमीटर वाला साइड है, यानी कि हाइपोटेनस पर। आपने ये बहुत अच्छे से पहले पढ़ा होगा, अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो आपने ये चीज जरूर पढ़ा होगा। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें ये कह रहा है कि मान लो ये साइड है 3, ये साइड 4 है और ये 5 है, तो 5 वाली साइड पर यानी कि जो साइड की लेंथ 5 है इस पर एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। इसकी लेंथ बतानी है परपेंडिकुलर की, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और इसको मैं एच बोल देता हूं क्योंकि ये एक हाइट भी है, तो हाइट की वैल्यू हमें बतानी है। बहुत आसान है। सबसे पहला तरीका क्या निकाल सकते हैं हम? जैसे एरिया हम निकालेंगे। जैसे मान लो ये अगर ए बी सी है ट्रायंगल, तो मैं एरिया लिखना चाहता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कैसे लिख सकते हैं? आप बोलेंगे कि पहला तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो मैं यहां पर एरिया लिखूंगा 1/2। बेस यहां पर मैं 4 को लेता हूं, तो 4 हो गया बेस, और हाइट मैं ले लेता हूं यहां पर 3 को। और देखो अब इससे मैंने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करी तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल आया। अब अगर मैं किसी और फॉर्मूले से भी एरिया निकालूं तो एरिया तो इसके बराबर ही आना चाहिए, बिकॉज ट्रायंगल सेम है। तो अब मैं इसको बेस मानूंगा, मैं एसी को बेस मानूंगा। अगर मैं एसी को बेस मानता हूं तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू बेस मैंने ले लिया एसी को यानी कि 5। और जब ये बेस लेंगे तो हाइट इसी बेस की हाइट मानी जाएगी, और इस बेस पे हाइट एच है तो यहाँ पे मैं एच ले लूंगा। बस अब यहां से काट पीट दो, 1/2 से 1/2 कट गया और एच की वैल्यू 4×3 12 और बटा 5 यानी 12 दूना 24, तो 2.4। 2.4 यानी कि ऑप्शन बी सही है। और आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप बात समझ पा रहे हैं, तो जरूर से वीडियो को लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। जितने लोग देख रहे हैं जरूर कमेंट करें। अगला सवाल है, इसमें आपको बोला गया है इफ 6 18 एक्स आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एक्स इज एन इंटीजर, यानी एक्स की वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी, दशमलव में नहीं होगी। इंटीजर का मतलब ये हुआ पूर्णांक है यानी पूर्ण अंक है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ट्रेंड में है पिछले 1-2 सालों से, खासकर सीएचएसएल में जरूर पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप जरूर से अच्छे से समझ लीजिए इसको। देखिए दोस्त, अगर आपने मेरा ज्योमेट्री का वीडियो देखा होगा, कौन सा ज्योमेट्री का, सीपीओ 2024 टियर 1, इसमें जो मैंने ज्योमेट्री का वीडियो बनाया है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में, अगर आपने देखा होगा तो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। और मैं क्यों आपको कहता हूं कि चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीपीओ की ही तैयारी कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि सीपीओ का जब सोल्यूशन चल रहा है कि यार सर आप सीपीओ की सोल्यूशन को छोड़ो और आप सीजीएल का सोल्यूशन कराओ या फिर सीएचएसएल का सोल्यूशन कराओ। इस पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने कई बार आपको समझाया है कि देखो, जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं सीएचएसएल सीजीएल और सीपीओ का आज के डेट में बराबर हो चुका है, ठीक है।
और लेवल पे तो जाओ ही नहीं, आपको मतलब होना चाहिए रिवीजन से और एसएससी के ट्रेंड से, ना कि सीएचएसएल के ट्रेंड से या फिर सीपीओ या फिर सीजीएल के ट्रेंड से। एसएससी के ट्रेंड पकड़ने का मतलब है कि आप सिलेक्शन पोस्ट का पेपर भी लगाओ, उसके साथ साथ सीजीएल के क्वेश्चन करो, आप सीएचएसएल के क्वेश्चन करो, आप सीपीओ के क्वेश्चन करो, आप एमटीएस के क्वेश्चन करो, यानी कि लो से लेकर के और हाई तक के जितने क्वेश्चन है सारे करो। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें आप कि मैं सीएचएल की तैयारी कर रहा हूं तो सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्यों करूं, अगर मैं सीपीओ की तैयारी कर रहा हूं तो मैं सीएचएसएल या फिर एमटीएस का क्यों करूं। तो ये भ्रम बिल्कुल भी ना पाल के रखें और हर एक वीडियो देखें जो भी एसएससी से रिलेटेड है, मतलब मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीपीओ में लगातार इससे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और 2024 वाला देखोगे तो जिस कॉन्सेप्ट पे ये सॉल्व होने वाला है उस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन सीपीओ 2024 के टीयर 1 में पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सीपीओ की भी वीडियो देखोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियो देखो या किसी की वीडियो ही देखो, मैं ये कहता हूं कि आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। वीडियो मैं किसी की भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको जो अच्छा लगे, जिनका आपको वीडियो या फिर तरीका पसंद आता है, आप उनकी वीडियो को फॉलो कीजिए, उनके चैनल को फॉलो कीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपके हित में है, न कि मेरे या फिर किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल या फिर किसी टीचर के पक्ष में बात है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है, मैंने कई बार बताया भी है कि एक ट्रेंगल में मान लो तीनों साइड अगर ए बी सी है तो किसी भी एक पार्टिकुलर साइड के लिए, जैसे मैं बी की ही बात करूं तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बी की वैल्यू ए माइनस बी से बड़ी, देखो सॉरी, बी की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो अब बी को भूल जाओ आप, और बी को भूलने के बाद बचता है ए और सी, तो बी की वैल्यू ए और सी के डिफरेंस से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा ए और सी के सम से, यानी कि बाकी के दो भुजाओं के योगफल से इसकी वैल्यू छोटी होगी लेकिन उनके अंतर से बड़ी होगी। जैसे अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहां पर ये कह रहा है कि एक साइड है 6, एक साइड है 18 और एक है x। अब x की वैल्यू की मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू दोस्तों 18 और 6 के डिफरेंस यानी कि 12 से तो बड़ी होगी लेकिन छोटी होगी इनके सम से, यानी कि 18 और 6 24 से छोटी होगी। तो ओवरऑल वैल्यू ये हुई। अब बात ये निकला कि x की वैल्यू जो होगा वो 12 को छोड़ दो और 24 को भी छोड़ दो, यानी कि 11 से लेके 23 तक इसकी वैल्यू होगी। सॉरी 11 बोल रहा हूँ, 13, 12 के बाद 13 से लेके 23 तक। तो 13 से लेके 23 तक कितनी संख्याएं होंगी, 11 संख्याएं होंगी, इसका मतलब 11 इसका सही उत्तर है। अब 11 कैसे आया, आपके पास दो उपाय है, एक तो कि 13 से काउंट कर लो 23 तक, या दूसरा देखो 24 को तो हमें लेना नहीं है तो हमारे पास बचता है कि 23 को लेना है, तो 23 में से क्या करो, यानी कि इससे एक पहले वाले संख्या ले लो, 23 में से इस 12 को माइनस कर दो तो भी आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर आप समझ गए तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। ये कह रहा है कि एक ट्रेंगल है अपने पास एबीसी जो कि राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी दिया गया है जो कि 90 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए जिससे कि आप इजीली समझ पाए। अब इसमें बी को ये बोल रहा है कि 90 डिग्री है तो मैं ऐसे ए बी सी लिख देता हूं और ये 90 डिग्री हो गया। ए बी है 15 यानी कि इसकी वैल्यू 15 हो गई और बी सी कितनी है दोस्तों 20। तो अब देखो ये है 3 पच्चे 15, ये 4 पच्चे 20, तो 5 पच्चे 25, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है उसका 5 टाइम्स है तो ये डायरेक्ट मैंने 25 लिख दिया। आगे कह रहा है कि बी डी और ए सी परपेंडिकुलर है, बीडी जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर है तो मैं एक एसी पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां से जिसका नाम होगा बीडी, ये हो गया डी, और बीडी हो गया परपेंडिकुलर टू एसी, यही बात है। अब आगे कह रहा है कि डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बीडी की वैल्यू बताओ। बताओ अभी मैंने बोला था ना कि एरिया हम बराबर करेंगे, तो आप डायरेक्ट अब ये भी याद रख सकते हो कि बेस इंटू हाइट बराबर होगा दोनों साइड से, यानी कि इसका बेस 20, आप चाहो तो 1/2 यूज भी कर सकते हो। मैंने इसी वीडियो में पहले ऐसा क्वेश्चन बता रखा है, जो अभी वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे जरूर देख लें। और फिर इसका करोगे 15 और उधर करोगे 1/2 और 25 और गुणा में बी डी जिसकी वैल्यू बतानी है। आप डायरेक्ट 1/2 को यहाँ से गायब भी कर सकते हो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। 3 पच्चे 15, 4 पच्चे 20, सॉरी 5 पच्चे 25 और 5 चौके 20, तो बी डी की वैल्यू आ गई 4 तियां 12। ऑप्शन डी इज द आंसर, सिक्स का डी। सेवेंथ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी विथ राइट एंगल एट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस बी ए बी, सॉरी। आगे कह रहा है कि सी को ज्वाइन किया गया एम से
C join to M and produce to a point D such that DM is equal to CM। DM और CM वैसे किसी स्टेट में बराबर तो नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि CM जो है ये इलेक्टेड पर्सन है और DM सिलेक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सवाल आगे है कि पॉइंट डी जो है, पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी इफ सी डी की वैल्यू गिवन है, बी डी की वैल्यू गिवन है और आपसे डायरेक्ट सीएम की वैल्यू पूछी जा रही है। बताओ कि सीएम की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहले मैं ड्रॉ करता हूं। बिल्कुल आज सीएम साहब की वैल्यू बताएंगे हम कि कितना है उनका वैल्यू। तो यहां पर सबसे पहले चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करना चाहिए। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें ये भी बोल रहा है कि सी पर राइट एंगल है, यानी कि ये सी हो गया, तो बाकी मैं इसको ए और इसको बी मान लेता हूं। एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी का मिड पॉइंट मैंने मान लिया एम को। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी को एम से ज्वाइन भी कर दिया गया, तो चलो मैंने सी और एम को ज्वाइन किया, तभी तो सी एम बनेंगे ना। ठीक, अब ये कह रहा है कि एम से ज्वाइन किया गया और उसको बढ़ाया गया डी तक। ठीक है, देखो C इज ज्वाइंड टू M, यानी C को M से मिलाया गया और फिर उसको आगे D तक बढ़ा दिया गया। किसको आगे D तक बढ़ाया गया, देखो भाई, तो हम ये बोले कि C को M से जो लाइन मिला रहे हैं ना, इसी को आगे D तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस लाइन को ही आगे बढ़ाया गया, कहां तक, D तक। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बन गया D, ये वाला पॉइंट। अब इसमें यह भी कह रहा है कि इस बात का भी ख्याल रखा गया है इसमें कि सीएम और डीएम दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है। ठीक है, पॉइंट डी को अब मिलाया गया बी से, तो पॉइंट डी को हम अब मिला देते हैं किससे, बी से मिला दिया हमने। अब ये कह रहा है कि CD की वैल्यू है 10। CD कहाँ है भाई, CD यानी कि ये पूरी वैल्यू 10 है, तो आप ये मान के चलो ये 5 और ये 5 होगा, मैं इस तरीके से लिख देता हूं। BD की वैल्यू है 6। अच्छा, BD की वैल्यू क्या है भाई, 6 है। तो ये कह रहा है कि CM का मान अब बता दो क्या होगा, C और M। यार ये इतना तामझाम क्यों हुआ, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आया। बताओ, जब इसमें सीधी सी आपको बात दे रखा है कि CD की वैल्यू है, देखो कितनी भाई, 10। CD की वैल्यू हो गई 10, क्यों, और ये भी दे रखा है कि DM और CM बराबर है। अब बताओ कि CM और प्लस MD ये मिला के ही तो CD बना है, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर ही है, और ये पूरा 10 है, तो ये 5 5 ही होगा। क्या ही हमने CM और DM के चक्कर में इतना दिमाग लगा दिया, आखिर CM की वैल्यू तो 5 ही है और DM की वैल्यू भी 5 ही है। आशा करता हूं कि आप बात समझ पाए होंगे, और फिजूल का ये टाइम लग गया, अगर जल्दी में लगता तो जल्दी ही सॉल्व हो गया रहता। आगे बढ़ते हैं। द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सच दैट द स्मॉलेस्ट एंगल, देखो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे जो आपको दिल खुश हो जाएगा देख करके। ये कह रहा है कि मेजरमेंट जो है वो 40 डिग्री कम है द ग्रेटेस्ट एंगल, यानी कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण के बीच में 42 डिग्री का अंतर है। विद द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल, यानी कि जो एंगल बचता है वो 24 ज्यादा है देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि सबसे छोटे वाले कोण से। तो आपको बताना है कि सबसे छोटा कोण की वैल्यू बता दो। तो ये कतई आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है, मैं पहले एक ट्रायंगल बनाता हूं फिर बाद में आपको समझाता हूं। देखो, ये हो गया ट्रायंगल। अब इसमें कह रहा है कि तीनों कोणों का माप इस प्रकार है कि सबसे छोटा कोण जो है वो सबसे बड़े से 42 कम है, और शेष कोण का माप जो है वो सबसे छोटे से 24 अधिक है। बात यही है। तो कुल मिलाकर आप ये मान लो कि अगर ये सबसे छोटा कोण है तो इसकी वैल्यू मैं मानता हूं x, और ये सबसे बड़े वाले से अगर 42 कम है, इसका मतलब अगर ये सबसे बड़ा होगा तो ये x से 42 ज्यादा होगा। बात तो यही, तभी तो इससे ये 42 कम बनेगा। आगे ये कह रहा है कि तीसरा कोण जो है वो इसी x से, यानी कि सबसे छोटे कोण से 24 ज्यादा है, यानी कि ये x प्लस 24 होगा। अब ये कह रहा है सबसे छोटा बता दो। आपको पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। सबको जोड़ लो, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ एन सॉरी अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3x और प्लस ये 4 2 6 और 4 2 6, और ये 180 है। 3 से काट दो, 22 3 66 और ये 60, तो x की वैल्यू आ गई कहीं ना कहीं लास्ट में 28 आएगा, यानी कि 38। यही बात है, आप इसको आसानी से और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज DEF दिया गया है और दूसरा त्रिभुज GHI दिया गया है, दोनों ही सिमिलर हैं। ठीक है, और ये कह रहा है DE और ये फलाने ढिमकाने की वैल्यू ये सब दे रखी है, और लास्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स EF एंड FD ऑफ ट्रायंगल DEF। तो मुझे लगता है कि ट्रायंगल बना लेना चाहिए जिससे कि इजीली ये समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, कोई तकलीफ नहीं है। ये ट्रायंगल है आपका DE और F, और ये ट्रायंगल है मेरा GH और I। ठीक है, एक आपका है और एक मेरा। इसमें क्या कह रहा है अब कि GH की वैल्यू 24 है। देखो GH वैल्यू कितनी है, 24। आगे कह रहा है कि DE की वैल्यू है 64। DE की वैल्यू कितनी है दोस्त, 64। ठीक है, और ये कह रहा है कि GHI का परिमाप है 72। GHI का पेरीमीटर इसका कितना दे रखा है, 72। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि DEF की भुजाओं यानी कि DEF की भुजाओं EF यानी कि ये वाली साइड और FD यानी कि ये वाली साइड का सम कितना होगा। तो आप एक चीज समझ लो दोस्त कि चूंकि ये दोनों ही सिमिलर हैं तो दोनों सिमिलर होने का मतलब ये हुआ कि देखो इसका DE और इसका GH दोनों का जो रेशियो होगा वो EF और HI के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि DE और GH का रेशियो अगर मैं लेता हूं DE और GH का रेशियो जो कि यहां पर दे रखा है कि 64 और 24 है, अगर मैं इसको काटता हूं प्यार से तो ये कटेगा 8 बार से, 8 अट्ठे 64 और 8 तिया 24। यही बात है। आपसे ये पूछा गया है कि EF और FD की लंबाइयों का योगफल कितना होगा, यही बात है ना। ठीक है, अब दोस्त आपको एक चीज और बहुत अच्छे से मालूम होगा, और मैंने कई बार बताया भी है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें किसी भी लेंथ का रेशियो बराबर होता है। इसका मतलब जो साइड का रेशियो आ रहा है ये साइड का रेशियो है, यही रेशियो पेरीमीटर का भी रहेगा, जिसमें इसका पेरीमीटर पता नहीं है और इसका पेरीमीटर पता है कि 72 है। तो आप इस 8 3 को ना इस्तेमाल करके इसको भी देख सकते हैं डायरेक्ट कि 24 अगर 72 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि तो ये 24 तिया 72 है, यानी कि 3 गुना है। तो ये कितना गुना होगा, ये भी 3 गुना, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना होगा दोस्तों, 64 और गुना में 3। अब आपको ये बात भी पता होगी कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स, पता है कि नहीं दोस्तों, यानी कि भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अब इसमें हमसे दो भुजाओं का योग पूछा ही है, इसका और इसका। तो तीनों भुजाओं का योगफल अगर 64 गुना में 3 है तो एक भुजा को इसको हटा दो तो बाकी दो भुजा का योगफल कितना बचेगा, यानी कि EF और प्लस DF कितना बचेगा। तो आप बोलोगे कि ये 64 गुना 2 बचेगा, क्योंकि एक 64 तो हमने हटा दिया। 64 गुना 128। बताओ, अब आसान सवाल है ना। आखिरी में आपको लगा होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है। अब अगला सवाल फिर से आसान ही है, आपको बस समझने की जरूरत है। त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर है, BC को इसका कोई मतलब नहीं है। BC को D तक बढ़ाया गया है और ये सब दिया हुआ है, इसके ABC के कोण कितने डिग्री के हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाता हूँ। देखो ये ट्रायंगल हो गया आपका, जिसका नाम बहुत प्यारा है और वही पुराना नाम है आपका ABC। इसमें यह भी कह रहा है कि BC को D तक बढ़ा दिया गया, तो BC को हम बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ने में तो हम सबकी मदद करते हैं, तो त्रिभुज की भुजा की मदद क्यों नहीं कर सकते हैं। इसको D तक बढ़ा दिया गया, क्यों, सही है ना। अब इसमें यह भी कह रहा है कि CD AB के बराबर है, यानी कि AB की लेंथ और CD की लेंथ हो गई बराबर। और पहले से ध्यान रखो कि AB और AC भी बराबर था, यानी कि AB AC के बराबर था, इसका मतलब कि AC CD के भी बराबर हो गया, क्यों। तो अब ये कह रहा है कि ADC 30 डिग्री है, AD और C 30 डिग्री है। ठीक है, चलो भाई इस लाइन को मिलाओ। अब मिला दिया हमने। अब ये कोण कितना आपको दे रखा है, 30 डिग्री, और आपसे ये पूछ रहा है कि ABC के तीनों कोण कितने हैं, यानी कि ये तीनों कोण कितने हैं। अब एक बात तो आप समझ लो कि इस त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम पता होगा कि जो भी दो भुजाएं होंगी उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी कि ये बात तो तय है कि एंगल B और एंगल C बराबर होगा।
किसी भी कीमत पर। क्यों? तो देख लो बी और सी किसमें बराबर है भाई, इसमें तो बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, तीसरे में बराबर है, चौथे में भी बराबर नहीं है। यानी कि इकलौता ऑप्शन है 10वें का सी, दूसरा किसी भी कीमत पे सही नहीं हो सकता है। अब चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे सी आएगा। ठीक है, अगर किसी और ऑप्शन में भी होता तो हम क्या करते, यही सवाल होगा आपका, कमेंट में आप यही लिखोगे। तो उससे पहले ही मैं समस्या का समाधान कर देता हूं। देखो अब चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये 30 है तो ये कितना होगा दोस्त, ये भी 30 होगा। अब ये 30 हो गया, दो एंगल अगर 30 30 यानी कि 60 दो मिलके हो गए, तो बाकी तीसरा कितना बच गया, तो आप बोलोगे ये 120 हो गया, तभी तो तीनों 180 होगा। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक बाह्य कोण खींचा जाए, यानी कि मान लो अगर ये x है और ये a है, ये b है, तो x की वैल्यू a प्लस बी के बराबर होता है। यानी कि अब मैं ये बोलूंगा कि ये कोण अगर थीटा है मान लो, और ये कोण मान लो x है, तो आप बोलोगे कि ये भी तो x होगा। फिर यही तो बात है ना। तो अब इस x को तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई कि देखो ये 120 है तो एक लाइन पे कितना कोण बनता है, या फिर ये भी बाह्य कोण है तो इन दोनों का योगफल लिख दो, 30 और 30, ये एक 60 हो गया, और ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, और जब दो कोण 60 तो तीसरा ऑटोमेटिक 60, बस यही बात है। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड जिसमें दो भुजाएं बराबर है, एक दिया है, तीसरा पूछ रहा है, तो बहुत से ज्यादा आसान नहीं हो गया? आसान तो हो ही गया, फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है और सीखना आपका, ठीक है। क्योंकि अगर मैं होमवर्क दे दूं तो आधे से ज्यादा बच्चे कमेंट में हल्ला करने लगते हैं कि जो आपको नहीं आता है वो आप दे देते हो होमवर्क, तो बहुत दिल से बुरा लग जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्या ही मैं आपको होमवर्क दे दूं, इसलिए अच्छा है कि मैं सॉल्व ही कर दूं। एक्स की वैल्यू 78 है, ठीक है, और ये भी कह रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ है बराबर। तो अब आपको अभी मैंने बताया कि जब भी दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इट मीन्स एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, जोड़ोगे तो 2 थीटा, इसकी वैल्यू 180 में से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से अगर मैं इसको हटा दूं तो बाकी के दो के बराबर बच जाएगा। तो 2 थीटा की वैल्यू इसको माइनस करोगे तो ये देखो दो बचा, यानी कि 102, तो थीटा की वैल्यू आ गई, कुछ गलत हो गया क्या? हमसे y की वैल्यू ही तो पूछी है और निकाल भी सही ही रहे हैं। 180 में से 78 माइनस करेंगे तो 102 नहीं बचेगा, 102, 10 में से 8 गया 2, और ये बच गया आपका 17, 102 तो ठीक है, तो थीटा की वैल्यू तो 51 आ गई। तो 51 क्यों उत्तर नहीं है? त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई और वाई जेड था बराबर, ठीक है, और एक्स 78 भी था, एक्स वाई और, अच्छा अच्छा, एक्स वाई और वाई जेड बराबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक, एंड दिस इज नॉट अ छोटा मिस्टेक। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो दिक्कत कहां पर थी, दिक्कत यहां पर थी। एक्चुअली में आपको एक्स वाई और वाई जेड बराबर दिया गया है, तो ये अगर 78 है दोस्तों, और हमसे y की वैल्यू की मांग की गई है, ये 78 तो ये भी 78, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो ये बताना है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू यानी y की वैल्यू बोल सकते हो, 180 में से 278 को माइनस कर दो, यानी कि 8 दूना 16, तो लास्ट में 4 आएगा, और लास्ट में 4 चूंकि दो दो ऑप्शन में है तो हमें निकालना पड़ेगा। 7 दूना 14 और एक 15, यानी कि 154 को हमें, 8 दूना 16, 156 को माइनस करना है हमें ओवरऑल। तो जब 56 माइनस करोगे तो 4 60 24 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है 11 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, ई एक पॉइंट है बीसी पर कि एंगल बीईए एक्स है और एंगल ईएसी 38 है, और एक और एंगल है जिसका मान भी कुछ दे रखा है और आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रही है। एक्स की वैल्यू तो सबको पता रहती है बहुत ही, किसके लिए एक, किसी किसी के लिए एक्स की वैल्यू अच्छी रहती है और किसी किसी के लिए एक्स की वैल्यू बहुत ही गंदी रहती है। अब ये मत पूछ लेना कि मेरे लिए एक्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। चलो देखो अभी मैं बता देता हूँ, अभी तो निकालता हूँ। देखो त्रिभुज एबीसी था, बीडी एसी पर परपेंडिकुलर था,
तो देखो पहले तो मैंने ये लिख दिया कि ये हमारा ABC है, इसमें BD AC पर परपेंडिकुलर है। एक काम करते हैं, हम B को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और ये A हो गया। अब यहाँ से इस ये देखने में बस प्यारा लगेगा और कुछ नहीं। B से हमें परपेंडिकुलर डालना है, तो अब हम प्यारा सा परपेंडिकुलर डालेंगे AC पर, और इसका नाम होगा BD। यही कह रहा था ना, BD AC पर परपेंडिकुलर होगा। EBC पर एक बिंदु इस प्रकार है, यानी BC पर भी एक पॉइंट E है कि EAC, BC पर एक पॉइंट है और EAC, ठीक है चलो EAC कह रहा है तो EAC को हम मिलाते हैं, और क्या करेंगे, हमने मिलाया EAC, यानी कि ये वाला कोण आपको कह रहा है कि 38 है, ये 38 हो गया, मान लिया हमने भाई 38 हो गया। EBD 40 है, अच्छा EB और D, यानी कि ये वाला भी दे दिया कि ये कितना है, 40 है। और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, और BEAX था, BE और A, यानी कि ये वैल्यू x था। अच्छा ठीक है, तो उतना भी मुश्किल नहीं है, हम बता पाएंगे इसको। देखो कैसे बता सकते हैं, अब हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, बताना मुश्किल नहीं है, बताना आसान नहीं होता है x की वैल्यू, लेकिन बताएंगे। देखो एक बहुत ही प्यारा तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि चूंकि x की बात है तो प्यारा तरीका दिमाग में आया है। देखो जैसे एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे दो लाइन अगर एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, सीधी बात है। तो अब देखो इसके अनुसार मैं ये बोलूंगा दोस्त कि अगर ये एंगल मैं निकाल पाऊं तो ये एंगल मुझे पता चल जाएगा, और एक ट्रायंगल में जैसे ही दो एंगल पता चला तो तीसरा निकालने के लिए 180 में से बस माइनस कर दो। तो मैं इस एंगल की पहले बात करता हूं कि ये एंगल मान लो अगर थीटा है तो ये कैसे निकलेगा। तो आप बोलोगे कि थीटा बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में डी के पास तो 90 डिग्री है। क्यों 90 है, क्योंकि यहाँ पर बीडी जो है वो तो परपेंडिकुलर है। अब बीडी परपेंडिकुलर है तो ये 90 और ये 38, अगर हम 180 में से माइनस कर दें तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी। और ये भी ध्यान रख लेना कि अगर एक वैल्यू 98 है तो 180 के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप 98 में से ही माइनस कर दो, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 98 में से ही 38 को माइनस करूंगा, सॉरी 98 नहीं, 90 में से ही 38 को माइनस कर दूंगा। तो अगर ये 40 होता तो 50 बचता, लेकिन ये 40 से दो कम है तो 50 में दो ज्यादा आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 52। यही बात है ना। अब ये अगर थीटा 52 है तो ये भी 52 हो गया, तो x की वैल्यू बहुत प्यार से हम निकाल सकते हैं 180, और माइनस का ये 40 और थीटा के जगह पर 52, यही बात होगा ना। तो ये आपका 180 माइनस इसकी वैल्यू 92 आ गया, तो ये आपका 88 आ गया। वाह, दोनों ही वैल्यू बराबर आ गया, 88, क्या बात है, बिल्कुल एक जैसा। ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप कि आप बात समझे होंगे। अगला सवाल, और 13 सवाल, 13 यानी कि 13 नंबर, 13th। लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बात है, सारे राइट एंगल पे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। सच दैट, अब देखो इससे ट्रेंड समझना, आपकी राइट एंगल पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो राइट एंगल के बिल्कुल एक एक चिट्ठा खोल डालो उसका, ठीक है। पहले इतिहास में क्या पूछा गया एसएससी द्वारा राइट एंगल में, वर्तमान में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सब पूरा A to Z, ठीक है। अब ये C पर 90 डिग्री का है, तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल राइट एंगल ड्रॉ करता हूं जिसमें C पर 90 डिग्री बन जाए। देखो मैंने ये प्यारा सा ट्रायंगल ड्रॉ किया, और इसका ये पॉइंट C है, तो ये A होगा और ये B हो गया। अब ये कह रहा है आगे कि D एक पॉइंट है AB पर, तो AB पर एक पॉइंट हमने D मान लिया। कैसा पॉइंट है भाई कि CD परपेंडिकुलर हो गया, तो ये अब जाना पहचाना जैसा लग रहा है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये भी कह रहा है कि AC की वैल्यू 5 है, AC की वैल्यू 5 है, BC की वैल्यू 12 है, और इसकी वैल्यू अब 13 निकल आएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट ही है, और आपसे CD का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लो भाई कि इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर होगा, ऐसा दो क्वेश्चन मैंने बता रखा है। तो आप बोलोगे 5 गुणा 12 की वैल्यू CD और गुणा में 13 के बराबर होगा, तो CD की वैल्यू, सॉरी, CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 25 60 और बट्टा में 13, यानी कि फिर से ए उत्तर हो गया। और ये क्वेश्चन अगर किसी भी दोस्त को नहीं समझ आया हो तो मैं उसको डायरेक्ट
कहाँ पर भाई, किसके पास भेजना चाहूंगा? जैसे कॉल ट्रांसफर होता है ना, वैसे ही मैं आपको ट्रांसफर करना चाहूंगा इसी वीडियो की स्टार्टिंग में, जहां पर मैंने ऐसे दो दो क्वेश्चन करके दिखाए हैं, तो आप जरूर देख लें। अगला सवाल है जो कि पतले राइटिंग में लिखा गया है, एबीसी एक त्रिभुज है और ऐसा त्रिभुज है कि कोण बी की वैल्यू 70 है और सी की वैल्यू 50 है और ओ जो है वो इन सेंटर है, तो बी ओ सी की वैल्यू बता दो। देखो पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये वो अपना ट्रायंगल है जिसकी बात एसएससी करना चाहता है। इसका नाम भी है बहुत अच्छा सा और वही पुराना वाला एबीसी अपना। इसमें बी की वैल्यू को इसने 70 बता दिया, हमने मान भी लिया। सी की वैल्यू को 50 बता दिया, ये भी हमने मान लिया। और ये कह रहा है कि देखो बी ओ सी बताना है जहां पर वो इन सेंटर है। इन सेंटर का मतलब इसका एंगल बाई सेक्टर और इसका एंगल बाई सेक्टर मिला दो। तो एंगल बाई सेक्टर का मतलब भी मैंने बताया था कोण समद्विभाजक, ये हमने मिला दिया। अब ये कह रहा है कि ये अगर ओ है तो एंगल बी ओ सी बताओ। मैंने आपको पहला ही सवाल बताया था आज का, यानी कि इस वीडियो का, कि इन सेंटर अगर ये है तो इन सेंटर का वैल्यू, इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कैसे निकालते हैं, 90 और प्लस इसके पीछे का कोण यानी कि a/2। एक तरीका तो ये है जिसमें आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दूसरा ये है चूंकि ये बाइसेक्टर है तो आप इसका आधा और इसका आधा लेके दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट अभी फॉर्मूले पे आता हूँ। 90 और प्लस ए की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी भाई, और ए की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होती है, मैं जानता हूँ। देखो 70 और 50 हो गया 120। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है और दो कोण को भगा दो तो तीसरा बच जाएगा, यानी बीसी को हटाना होगा 180 में से। बीसी है 120, तो 180 में से अगर हम 120 को हटा दें तो ये 60 बचता है। अब 60 का आधा हमें इसमें प्लस करना होगा, यानी कि 30 प्लस करना होगा। 9 3 12, 120। ऑप्शन बी इज द आंसर। और अभी तक अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो पसंद करो, क्योंकि किसी फिल्म में मैंने सुना था, किससे, जो एक्ट्रेस होती है उनकी मम्मी बता रही थी कि देखो आप उसके पीछे मत भागो जो तुम्हारे पीछे, नहीं नहीं, तुम उसके पीछे मत भागो जो तुम्हें पसंद हो, तुम उसके पीछे भागो जो तुमको पसंद करता हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन के पीछे मत भागो जो आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये तो मेरे से बनता है, अच्छा है। आप उसके पीछे भागो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो आपको सफल बनाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी पढ़ना तो पड़ेगा, और अगर पढ़ना पड़ेगा तो आपके हित में होगा, और अगर आपके हित में होगा तो आप हमारे हित में लाइक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप बात समझ पा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी है, डीई भुजाओं एबी और एसी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि डीई और बीसी एक दूसरे के समांतर हैं, और ये सब दे रखा है और आपसे एई का पूछ रहा है। ठीक है, एई यानी कि सरकारी भाषा में असिस्टेंट इंजीनियर, और भी कई सारे इसके मतलब बन सकते हैं। मैंने बस ऐसे ही बताया आपको। तो पहले तो मैं एक त्रिभुज बना लूंगा, बना लिया, जिसका नाम प्यारा सा है, वही अपना पुराना सा एबीसी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए बी और एसी पर फिर से दो बिंदु हैं, ए बी पर एक बिंदु और एक एसी पर। ये डी है और ये ई है। इसको मिलाने की भी बात करेगा ही करेगा, तो इससे पहले कि ये बोले मैं मिला ही देता हूं। मिलाना अच्छी बात होती है। ठीक है, अब देखो डी एडी और डीबी का रेशियो 3:5 दे रखा है। एडी यानी कि ये 3 और डीबी ये हो गया 5। ठीक है, एसी यानी कि ये पूरी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 5.6। अब ये कह रहा है कि ए ई यानी कि ये एक्स है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले और सबसे अहम चीज कि यहाँ पर चूंकि ये बेस पैरेलल है, यहाँ पर दे रखा है कि समांतर है। बेस पैरेलल है तो ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के पैरेलल हो गया, यानी कि आसान भाषा में आप समझो तो त्रिभुज ए डी ई, दिस इज सिमिलर टू, नॉट पैरेलल, मैंने गलती से पैरेलल बोल दिया था। तो ADE जो है वो सिमिलर होगा त्रिभुज ABC की, तो भुजाएं समानुपाती होंगी। भुजाएं समानुपाती होने का मतलब है कि 3, चलो मैं यहां लिखता हूं 3, और डिवाइडेड बाय ये टोटल वैल्यू, यानी कि 5 और 3 8, ये किसके बराबर होगा, x, और डिवाइडेड बाय ये टोटल वैल्यू यानी कि 5.6। अब देखो ये 8 सत्ते 56 यानी 0.7, तो x की वैल्यू 7 या 21 यानी कि 2.1। ऑप्शन बी हो गया सही। क्यों?
आशा है कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। फिर से त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो आज बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर्कल का क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्या त्रिभुज पे ही क्वेश्चन आ गए हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा और इस क्वेश्चन के साथ ही ये समझाना चाहूंगा कि सर्कल के जो क्वेश्चन है वो हम आ, 2-3 पार्ट के बाद कवर करेंगे। पहले ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सर्कल पे आएंगे। ठीक है, एक मिनट दो। दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो राइट एंगल है वो एंगल ए पे है और ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट्स द साइड ए सी एट डी। ठीक है, तो पहले हम इतना डायग्राम के थ्रू बना लेते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल हो गया आपका, तो कलर मैं फिर से बदल देता हूं इसके। ठीक है, ये हो गया अपने पास ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एंगल ए जो है ये 90 डिग्री है, यानी कि ये ए हो गया। तो बाकी मैं इसको बी और इसको सी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सी हो गया। आगे आपको बोल रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ए बी और ए सी की जो लेंथ है वो सेम है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर जो है वो ए सी से डी पर मिलता है। तो मैं यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। बाइसेक्टर बेसिकली लाइन। तो यहाँ से मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एक मिनट रुकना अब। ठीक है, यहाँ से मैंने बाइसेक्टर लिया। एक मिनट, ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये यहाँ पर आके मिलता है डी पर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। बी सी पर एक और परपेंडिकुलर डी से डी एम ड्रॉ किया गया है। तो ये हो गया आपका डी एम। ठीक है, ये इस तरह से है और ये भी परपेंडिकुलर ही है, ये समझिए जैसे ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है डीएम। अब ये परपेंडिकुलर है यानी कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा और ये एंगल बाइसेक्टर है यानी कि ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। अब आगे कह रहा है कि ए बी की वैल्यू है 12। ए बी की वैल्यू है 12 यानी कि ये पूरी वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, आप बोलेंगे कि ये भी पूरी 12 बनेगी। अब ये कह रहा है कि बीसी की वैल्यू 12√3 है। बीसी की वैल्यू दे रखी है, बीसी की वैल्यू 12√2। 12√2 तो आएगा ही, तभी मैं बोलूं कि 12√3 कैसे हो रहा है। ये बीसी की वैल्यू हो गई 12√2। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ एडी, यानी कि हमें एडी की वैल्यू अब बतानी है कि कैसे निकलेगा, एडी कितना होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखो, एडी निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखें दोस्त, अगर आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थोड़ा सा भी पढ़ा है, उसको ध्यान में रखा है, तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। और इतना ये तामझाम जो डीएम और फलाना चिलाना ना, बस डीएम साहब का नाम खराब करना चाहता है ये। ठीक है, डीएम ला के इसमें पर मामला उलझाना चाहता है, लेकिन है कुछ भी नहीं, क्योंकि डीएम से तो हमें लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हम यही बैठे हुए मामला सुलझा सकते हैं। देखो, कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, ये वाला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो ऐसे में दोस्तों ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, यानी कि ए बी रेशियो ए सी जो होगा, यही रेशियो मान लो डी है ये पॉइंट, तो यही रेशियो आपका बी डी और डी सी का भी होगा। यानी कि ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू बी डी रेशियो डी सी, बस ये बात है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ए डी और डी सी का अगर रेशियो बताना हो, मान लो एडी रेशियो डीसी हमें लिखना है, एडी रेशियो डीसी, तो ये कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे बहुत सिंपल है, एडी के जगह पर आप ये 12 ले लो और रेशियो में डीसी के जगह पर 12√2 ले लो, तो 12 और 12 कैंसिल होगा, तो ये 1:√2 आ जाएगा। इसका मतलब रेशियो में इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू √2 है, और टोटल की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे टोटल की वैल्यू तो √2 + 1 हो गई, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो हमें 1 यूनिट बताना है, क्योंकि एडी की वैल्यू तो 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 12/√2 + 1, और अगर रेशनलाइज करोगे यानी कि √2 - 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 12 इंटू
√2 - 1 आएगा, क्योंकि नीचे 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 - 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हुआ। आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, वो देखने में लंबे लगेंगे आपको, आप डायग्राम भी बनाओगे तो आपको काफी टफ लगेंगे, लेकिन सोल्यूशन उनका आसान है। ठीक है, तो इसीलिए डायग्राम देखकर या क्वेश्चन देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, या फिर डीएम या सीएम साहब के भी नाम से नहीं घबराना है। अगला सवाल है, एक त्रिभुज फिर से है, और फिर से नाम वही है अपना प्यारा सा एबीसी। पी और क्यू, ये दोनों भी काफी प्यारे अक्षर हैं, खासकर पी। तो पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी पर फिर से दो ही बिंदु हैं। पी क्यू जो बीसी के समांतर है और एसी की वैल्यू 5 क्यूसी है। तो ये देखो, अब सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा, और आप भी डायग्राम ही बनाए ऐसे क्वेश्चन में। तो ये हो गया अपना डायग्राम, जिसमें नाम था एबीसी। ठीक है, 2 पॉइंट एबी पर, एक पॉइंट पी था, और एसी पर पॉइंट था क्या, क्यू। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि पी को क्यू से मिलाया, पी क्यू। सवाल में ये कह रहा है कि पी क्यू बीसी के समांतर है, यानी कि ये इसके पैरेलल है। पैरेलल होने से भुजाएं समानुपाती हो गई, यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एपी बाई एबी ये किसके बराबर हो गया, ए क्यू। ए क्यू ये किसके बराबर हो गया, ए क्यू बाई ए सी, और ये बराबर हो गया पी क्यू बाई बी सी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, ए सी कह रहा है 5 क्यू सी के बराबर है, तो पी क्यू और बी सी की रेशियो बता दो। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ए सी बाई क्यू सी अगर निकालें तो ये 5/1 होगा। क्यों, ए सी बाई क्यू सी, क्यू सी भी है क्या, ए सी और बाई क्यू सी। ठीक है, अच्छा एक और बताओ, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, यानी कि मैं एसी और प्लस क्यूसी कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, या एसी माइनस क्यूसी कर देते हैं, ठीक है ना। बताओ, पी क्यू और बीसी हमसे पूछ रहा है, यही ना। ठीक है, देखो एसी में से अगर मैं क्यूसी को माइनस करूं तो क्या मिलेगा। आप बोलेंगे कि ये पूरा एसी है, इसमें से अगर मैं क्यूसी को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ए क्यू बचेगा, ये ए क्यू बचेगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि ए क्यू की वैल्यू के लिए एसी में से क्यूसी माइनस ही तो करना है। देखो एसी में से क्यूसी यानी कि 5 - 1, ये 4 आ गया ए क्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अब मैं ए क्यू और रेशियो एसी लिखूं, तो आप बोलेंगे कि ए क्यू 4 है और एसी कितना था, 5 था। यही बात है, 4/5, यानी कि ये 4 है, तो ये टोटल कितना है दोस्तों, यहां से यहां तक 5 है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बात खत्म है। अब यहां से हम डायरेक्टली आ सकते हैं आंसर पे। कैसे, देखो हमसे अब ये जो रेशियो बना वही रेशियो हर एक जगह रहेगा, क्योंकि देखो ए क्यू और बाई क्यू सी, अगर ये 4-5 है तो ये भी 4-5 हो गया, ये भी 4-5 हो गया, और हमसे पी क्यू बी सी पूछ रहा है तो ये 4-5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, फाइंड द एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। एल्टीट्यूड का सिंपल भाषा में अगर मतलब समझो तो, ऑफ साइड एम टी ऑफ ट्रेंगल एम एन टी विद साइड एम एन 36, एम टी 36, एन टी 48। ठीक है, यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि आपके पास एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज का नाम भी है इस बार अलग सा, यानी कि एम एन टी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एम एन 36 है, एम टी भी 36 है, और एन टी है 48, और ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड बताना है जो कि एम टी पर खींचा गया है। यही कह रहा है कि एम टी का शीर्षलम, एम टी का शीर्षलम यानी कि यहां से यहां पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, जो कि मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। क्यों ना हम नाम इसका थोड़ा चेंज करके लिखें, हमारे लिए समझना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि एन से ड्रॉ किया गया है एम टी पे, तो हम एम और टी को ही नीचे रख देते हैं, यानी कि ये एम और ये टी हो गया, फिर ये एन हो गया। और आपके अनुसार, यानी कि सवाल के अनुसार, ये 36 था एम टी, और एम एन भी 36, और ये कितना 48, और एम टी पर शीर्षलम्ब डाला गया था, यानी कि यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और इसकी लेंथ बतानी है हमें, इसकी लेंथ। ठीक है, अब बताओ कैसे बताएं भाई हम एम एन। अच्छा चलो, इसकी एक कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान लेते हैं क्यू, तो हमें एन क्यू की लेंथ बतानी है। ओवरऑल बात ये है। ठीक, देखो दोस्त, एक प्यारा सा आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। आइडिया क्या है, जैसे हम एरिया निकालेंगे, पहला एरिया तो हम ऐसे निकाल लेंगे कि 1/2 इंटू ये बेस यानी कि 36, और इंटू का हाइट जो कि हमें बताना है, मान लो ये h है तो h। और अब हमें किसी और तरीके से इसका एरिया निकालना होगा, और एरिया इक्वेट करेंगे, और ये मैंने पहले भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे समझाया था।
और तरीके से एरिया कैसे निकाल सकते हैं, मान लो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे ड्रॉ करता, तो आप ये बात बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ये जो परपेंडिकुलर होगा ये एक एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और साथ ही साथ सामने वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगा, क्योंकि ये माध्यिका भी होगा यानी कि मीडियन भी होगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों ही साइड बराबर है, तो ऐसे में ये मीडियन और एंगल बाइसेक्टर दोनों है, और सामने वाले साइड को या फिर इस ट्रायंगल को, एरिया को दो बराबर भागों में बांटेगा भी। तो ये अगर साइड पूरा 48 था तो आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 24। ठीक है, और ये 36 है ये, ठीक है ना। अब ये अगर 24 है और ये 36 है, तो ये वाली हाइट तो हम बता सकते हैं ना। यानी कि मान लो अगर इसको मैं P बोलूं तो हम MP बता सकते हैं। MP कैसे बताएंगे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। 90 डिग्री के सामने ये है हाइपोटेनस, यानी कि 36 का स्क्वायर और -24 का स्क्वायर। ये हम करके MP की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ठीक है फिर निकाल लो। अगर आप ये नहीं निकालना चाहते तो ये एरिया आप जो हीरोन्स का फॉर्मूला होता है वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड हमें मालूम है यहाँ पर। ठीक है, अब ये MP की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो देखो 36 है और ये 24 है। अगर मैं काटना चाहूं तो ये 6 से कटता नजर आ रहा है, 6 चौके 24 और 6 छक्के 36। और काटोगे तो 3 और 2 आ रहा है, यानी कि ये आगे कटना नहीं चाहता है। तो चलो हम इसको सॉल्व ही करते हैं। 36 का स्क्वायर हो गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान होगा। तो 36 और 24 हो जाएगा 60, और 36 और -24 यानी कि 6 और 6 12। तो इसको मैं 12 पच्चे 60 ही लिख सकता हूँ, 12 पच्चे 60 और एक 12 ऑलरेडी है, तो इसको मैं 12√5 लिख सकता हूँ, जो कि MP की वैल्यू हो गई। तो अब यही एरिया मैं इस बेस पे निकालना चाहूं, तो आप बोलोगे कि ऐसे केस में दोस्तों बेस हम तो 1/2 ले ही लिए, बेस लेंगे 48 को, ठीक है, और हाइट किसको लेंगे, ये MP, यानी कि 12√5। ठीक है ना, ऐसे हमने निकाल लिया। अब आप काट पीट लो बस। तो जैसे 1/2 तो गया अपना काम करने, इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 6 से 6 बार में, और ये 8 से 6 बार में, और ये 3 दूना और ये 4 दूना और ये 3 चौके 12। तो H की वैल्यू 4 चौके 16 और √5, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आया आपका। ठीक है, आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी। 19 में कह रहा है कि त्रिभुज की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके कोणों का अनुपात इतना है और जिसकी परित्रिज्या है कितनी, 12। ये परित्रिज्या है और कोणों का अनुपात आपको दे रखा है। परित्रिज्या का मतलब सरकम रेडियस। सबसे पहले तो हम तीनों कोण का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 2 और 4 6 और 6 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 180। तो एक की वैल्यू 15 आ गई। एक की वैल्यू 15, यानी कि एंगल्स की बात करें तो 15 दूना 30, 15 चौके 60 और 15 छक्के 90। यानी कि ये बात तय हो गया कि ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब आप देखोगे कि जैसे एक कोण तो 90 हो ही गया, एक आपको 30 दे रखा है और एक 60 दे रखा है। ठीक है, अच्छा बताओ, अब इसमें एक चीज और ध्यान लगा सकते हो, जैसे अब साइड का रेशियो लिखना है तो कोई भी ले लो। जैसे 30 के सामने हम 1 मानेंगे तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होगा, और 90 के सामने इसका डबल। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा हो या फिर ट्रिगो पढ़ा हो, जैसे ट्रिगो में आप कोई भी वैल्यू जैसे tan 30 ले सकते हो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये 1 और ये √3 हो गया। अब ये √3 है और ये 1 है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, पाइथागोरस लगा लो, या फिर रेशियो याद रखो 1√3 और 2 का। अब यहाँ पर देखो एक चीज पता होगा कि परित्रिज्या, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस की जो वैल्यू होती है ना, कैपिटल R की, ये होती है हाइपोटेनस का आधा। यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू अगर 2 है तो ये 2 का आधा यानी कि 1 आएगा परित्रिज्या। तो हमारे हिसाब से तो ये 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में तो वो 12 है। तो एक की वैल्यू अगर 12 है तो इसका मतलब कि ये वाली जो साइड है ये 12 हो गई, और √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12√3, और 2 की वैल्यू 12 दूना 24। तो ये आपका तीनों जो आ रहा है ये साइड है 12, 24 और 12√3, सॉरी दिस इज √3। तो ये ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हुआ, और मैं आशा करता हूं कि ये बात आप समझ भी पाए होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आखिरी पड़ाव में हम पहुंच रहे हैं। अब अगला सवाल फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, जिसमें आपको तीनों ही साइड्स दे रखी हैं। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स
अब देखो यहाँ पर बस मैं डायग्राम बनाऊंगा, बाकी सॉल्व करना आपका काम है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने तीन तीन क्वेश्चन इसी वीडियो में कर दिया है। अब आप ये बिल्कुल भी आके रोना नहीं रोइएगा ऑप्शन में, ऑप्शन बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, कि नहीं आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आपने दे दिया होमवर्क। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। सवाल है आपके पास कि एक त्रिभुज है, इसमें तीनों साइड दे रखा है, एक 12 है, एक 16 है और एक 20 है हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस पे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू का मान यहाँ पर के बोला गया है और के की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ये होमवर्क हो गया और मैं आशा करता हूं कि आप इसे सॉल्व करके सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला सवाल, एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयां दे रखी है, कौन सा y की संभावित मान दे सकता है। अब मैंने कई बार आपको जैसे इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन भी बताया था, जहां पर कई सारे हमने और भी बातें की थी। तो मैंने बोला था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों कोण पता है, सॉरी तीनों साइड पता है, जैसे एक 25 है, एक 19 और एक y है, तो y की वैल्यू इनके अंतर से तो बड़ा होगा, यानी कि इनके डिफरेंस से बड़ा होगा। डिफरेंस 9 6 15 होता है, तो 6 से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा इनके सम से। तो इनका सम 9 5 14 यानी कि 44 से छोटा होगा, तो 6 और 44 के बीच में लाई करेगा। और ये ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो 21 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। आई होप कि आप बात समझे होंगे। 22वें क्वेश्चन की बात करें, बाई डिक्रीजिंग 17 डिग्री फ्रॉम इच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल द रेशियो ऑफ एंगल इज दिस द रेडियन मेजरमेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, यानी कि सबसे बड़ा जो कोण है उसका रेडियन मेजरमेंट पूछ रहा है। देखो अब रेडियन पे क्वेश्चन बहुत कम, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले आया है कि नहीं, लेकिन आया तो है ऐसा मुझे ख्याल है, ठीक है, लेकिन बहुत कम आया है। लेकिन देखो इस बार आ गया यहाँ पर सीएच सेल में। तो मैंने क्या बोला था कि आप पूरी वीडियो देखिए, अंत में आपको कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और इसको आप नया क्वेश्चन मान सकते हो, नया बस रेडियन के मामले में, ठीक है। बाकी देखो प्रत्येक कोण से अगर 17 डिग्री घटा देंगे तो तीनों कोणों का योगफल कितना रह जाएगा। आप बोलोगे ऐसे तो तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि 3 और 4 7 और 7 14 की वैल्यू 180 आनी चाहिए थी, लेकिन आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? अगर आप 180 रखोगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि ये कह रहा है कि 17 जब घटा दिया गया है तब, घटाने के बाद ये रेशियो है। तो 17 घटाओ भाई, ये प्रत्येक कोण से, यानी कि एक कोण से 17 घटाया गया, तो ऐसे तीन कोण होते हैं, तो तीन कोणों से 17 या 51 माइनस करेंगे। तो 14 की वैल्यू कितनी आ गई? 51 माइनस कर दो। अगर 50 माइनस किया होता तो ये 130 आ जाता, तो ये 129 आएगा। यही होगा ना, 9 और 1 10 और 5 2 7 और 1 8। 14 से अब ये 7 4 11 और 3 14 से कटेगा तो नहीं, त्रिभुज के प्रत्येक कोण से 17 घटाया गया है, फिर ये रेशियो आया है, ठीक है। चलो, तो ये 14 की वैल्यू हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे 129/14। और ये कह रहा है सबसे बड़ा कोण, यानी 7 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें 7 से गुणा करना होगा, तो 7 दूना 14, यानी कि ये 129/2 आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब ये डिग्री में वैल्यू है 129/2। इसको रेडियन में लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई? आपको पता है कि देखो 90 डिग्री को रेडियन में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, 180 से डिवाइड कर देते हैं, ये पाई/2 होता है। 60 डिग्री को रेडियन में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 180 से डिवाइड कर देते हैं, ये पाई/3 आता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको 180 से हमें करना होगा डिवाइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियन में लिखने के लिए 129/2 और डिवाइडेड बाई 180। अब देखो अगर मैं 3 से काटूं तो ये 3 चौके 12 और 3 तिया 9 और 3 से आ जाएगा 60 तिया, ठीक है। तो ये 43 पाई/120 आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी ऑप्शन में नीचे 120 तो नहीं है, नीचे कितना है, 360 ही है, यानी कि इसी को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने 129 गलत लिखा है, ठीक है। देखिए दोस्त, अब मैंने तमाम तरीके यहाँ पर देखे, यहाँ पर जैसे हमारा जो आंसर आ रहा है 143 पाई/120 आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे एसएससी का जो आंसर है इस क्वेश्चन में, वो ऑप्शन ए, यानी कि 163 पाई डिवाइडेड बाई ये। इसका मतलब सीधे तौर पर ये हुआ दोस्तों कि सवाल में जो लिखा है बाई डिक्रीजिंग 17 डिग्री फ्रॉम इच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो इच ना लिख करके यहां पर एन लिख दे, एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि प्रत्येक कोण ना लिख के यहां पर किसी एक कोण से वो 17 डिग्री माइनस करता। अगर किसी एक कोण से 17 डिग्री माइनस करता तब हम कैसे सॉल्व करते? अभी तो हमारा जो आंसर आ रहा है ये बिल्कुल सही है,
ठीक है। अब देखो, अगर किसी एक कोण से 17 डिग्री माइनस होता तो हम बोलते कि इन टोटल का सम कितना आ रहा है 14। लेकिन क्वेश्चन में ये 14 तो तब होता, सॉरी 14 की वैल्यू 180 तो तब होती जब ये सिंपल रहता, यानी कि कुछ भी वैल्यू माइनस नहीं किया गया रहता। माइनस करने का मतलब कि ओवरऑल वैल्यू भी 180 से कम आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 180 में से एक बार 17 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 17 को, ना कि 170। अब ये माइनस करते तो 14 की वैल्यू आपकी 163 आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, और अगर 14 की वैल्यू 163 आ जाती तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती, वन। ये मुझे लगता है कि ये कलर देखने में शायद क्लियर विजिबल नहीं है, तो मैं एक बार इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको चेंज करके हम ब्लू रख लेते हैं। ठीक है, तो ये 14 की वैल्यू कितनी आ जाती है 163, और 1 की वैल्यू आ जाती है 163 डिवाइडेड बाई 14। और फिर जब हमें चूंकि सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो 7 की वैल्यू हम कितने लिखते, तो आप बोलते 163 बाई 7, सॉरी 14 और इंटू का 7, तो ये 7 दूना 14, यानी कि ये 163 बाई 2 आ जाता। और जब इसको रेडियन में लिखते तो 180 से डिवाइड करते तो 163 बाई 2 इंटू 180 इतना पाई बन जाता, यानी कि 163 पाई और डिवाइडेड बाई 360 बन जाता, और फिर ऑप्शन ए सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर आ रहा है आपका वो 129 पाई बाई 360, या फिर आप 43 पाई बाई 120 भी कह सकते हो। आगे बढ़ें। अगला सवाल आपके पास है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु है। मैंने गलत से समबाहु पढ़ दिया गलती से। अब ये कह रहा है त्रिभुज के भीतर डी एक बिंदु है और ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो इसकी वैल्यू बता दो। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वो अपना प्यारा सा समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम वही प्यारा सा और पुराना सा है एबीसी। ठीक है, हमने नाम रख दिया एबीसी। इसमें ये कह रहा है कि एबी और एसी तो बराबर है ही, यानी कि ये और ये तो बराबर है ही, लेकिन त्रिभुज के भीतर एक बिंदु डी है, यानी कि ट्रायंगल के अंदर में एक पॉइंट डी है, और एंगल बी ए डी, यानी कि बी ए डी, तो मैं डी को इधर लिखता हूं। ठीक है, क्योंकि एंगल बी ए डी की बात की गई है, यानी कि इसकी। ठीक है ना, रुक जा भाई, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये मान लो ये हो गया पॉइंट डी। अब इसकी वैल्यू 20 है, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये एंगल, ये 20 है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सी ए डी 80 है, सी ए और डी, यानी कि ये वाला एंगल 80 है। तो ए बी सी बता दो, यानी कि ए बी सी, यानी ये पूरा एंगल बता दो कि कितना होगा। अब सबसे पहले देखो, चूंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, तो बी का जो भी वैल्यू आएगा वो सी के बराबर होगा, ये बात तो तय है। ठीक है, अब इसमें ये भी कह रहा है बी ए, बी ए डी 20 था यार, हमने गलत ले लिया, बी ए डी 20 दिया हुआ है ना, हमने बी डी ए रख दिया। ये 20 नहीं है, बी ए और डी, इसका मतलब कि 20 ये है। ठीक है ना, और सी ए डी तो यहाँ पर दे ही रखा है। अब तो आसान ही हो गया। कैसे आसान हो गया, ये पूरा 100 हो गया। अगर ये 100 है और ये दोनों साइड बराबर है तो ये और ये एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये x है तो ये भी x है, और 2x की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से इस 100 को हटा दो, यानी कि 2x की वैल्यू अगर 80 हो गई तो x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40, यानी ऑप्शन डी। दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 23 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं, बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं वो फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर किए जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है।